हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था एबीसीडी पैरामीटर और एबीसीडी पैरामीटर हमारे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में एबीसीडी पैरामीटर्स की क्या क्या वैल्यू होती है, ये कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? वो है हमारा पावर फ्लो इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन। हमारी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर पावर किस तरीके से फ्लो करती है वो हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये सिंबल है हमारा किसका? जनरेटर का। जनरेटर के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक बस बार कनेक्ट किया हुआ है और ये है हमारी थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन। इसी थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में हमारे कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे? इसमें हमारे होंगे एबीसीडी पैरामीटर्स, ठीक है। और फिर हमने इसको ट्रांसमिशन लाइन के बाद क्या लगाया हुआ है? एक लोड कनेक्ट किया हुआ है। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे क्या माना है? हमने माना है यहाँ पे मोटर लगाया हुआ है। ये हमने एम का जो साइन बनाया हुआ है, ये किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? ये हम लोग यूज करते हैं मोटर के लिए, ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है एस सफिक्स एस इज इक्वल्स टू PS प्लस JQS, ये क्या है? ये है हमारी एपरेंट पावर। एपरेंट पावर हमारा क्या होता है? एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का जो हमारा सम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं एपरेंट पावर। तो सेंडिंग एंड की जो हमारी एपरेंट पावर है वो क्या होगी? सेंडिंग एंड की एक्टिव पावर प्लस सेंडिंग एंड की रिएक्टिव पावर का जो हम ऐड कर देंगे तो हमारे को क्या देखने को मिलेगा? हमको देखने को मिलेगा एपरेंट पावर किस तरफ की? सेंडिंग एंड की। उसी तरीके से दूसरे एंड पे हमने क्या लिखा है? SR इज इक्वल्स टू PR प्लस JQR। तो ये हमारी जो एपरेंट पावर है वो कहाँ की है? ये हमारी एपरेंट पावर है रिसीविंग एंड की। और ये इसका सम होगा, ये होगा हमारा एक्टिव पावर का सम और रिएक्टिव पावर का सम। एक्टिव और रिएक्टिव पावर के सम को करने के बाद जो पावर हम लोगों को मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं एपरेंट पावर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? S से। तो यहां पे मैं लिख देता हूं S जो हमारी है वो क्या है? एपरेंट पावर। P हमारी क्या है? एक्टिव पावर। और Q हमारा क्या है? रिएक्टिव पावर। तो जो हमारी एपरेंट पावर है वो किस किस का सम होती है? वो होती है एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का। अब अगर हम लोगों को अपनी एक्टिव पावर किस पे निकालनी है? रिसीविंग एंड पे। यानी कि हमको अगर अपनी PR की वैल्यू निकालनी है तो उसका जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो क्या आता है? सेंडिंग एंड का वोल्टेज इनटू रिसीविंग एंड का वोल्टेज डिवाइडेड बाई P cos बीटा माइनस डेल्टा माइनस AVR स्क्वायर बाई B cos बीटा माइनस अल्फा। ये हमारी कौन सी पावर होती है? ये होती है हमारी रिसीविंग एंड की एक्टिव पावर। अगर हमको रिसीविंग एंड की रिएक्टिव पावर निकालनी हो तो हम लोग उसमें कोई खास चेंज नहीं करते। ये जो हमारा यहाँ कॉस है इसको हम लोग यहाँ पे साइन कर देंगे और ये वाला जो कॉस है इसको भी हम लोग यहाँ साइन कर देंगे। बाकी फॉर्मूला हमारा पूरा सेम है। आप लोगों को इतने बड़े बड़े फॉर्मूले देख के हो सकता है डर लग रहा हो, लेकिन आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, VSBR बाई B cos बीटा माइनस डेल्टा माइनस AVR स्क्वायर बाई B cos बीटा माइनस अल्फा। अगर वही आपका रिसीविंग एंड की रिएक्टिव पावर के लिए पूछा जाए तो आपको cos की जगह यहाँ पे क्या लगा देना है? साइन लगा देना है। उसी तरीके से अगर हम अपनी एक्टिव पावर निकालते हैं सेंडिंग एंड की, तब हमारा क्या फॉर्मूला है? DVS स्क्वायर बाई B cos बीटा माइनस अल्फा माइनस VSBR बाई B cos बीटा प्लस डेल्टा। अब हम लोगों ने यहाँ क्या देखा? यहाँ पे भी जो हमारा cos है उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया? साइन से। और ये जो हमारा cos है इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया? इसको भी हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया साइन से। तो अगर हमारी सेंडिंग एंड की एक्टिव पावर का फॉर्मूला हम लोगों को याद करना है और रिसीविंग एंड की एक्टिव पावर का फॉर्मूला हम लोगों को याद करना है, उसी की अगर हमको रिएक्टिव पावर निकालनी है किसकी? रिसीविंग एंड की, तो हम लोग वहां कॉस को क्या कर देंगे? साइन कर देंगे। वहीं पे अगर हमको सेंडिंग एंड की रिएक्टिव पावर निकालनी है तब भी हम लोग क्या करेंगे? कॉस की जगह साइन कर देंगे। तो जनरली अगर देखा जाए तो हम लोगों को बस ये दो फॉर्मूले याद करने हैं।
एक फॉर्मूला है हमारा किसका, एक्टिव पावर एट रिसीविंग एंड, और दूसरा हमारा कहाँ का है, एक्टिव पावर एट सेंडिंग एंड। ये दोनों फॉर्मूले हम लोगों को याद करने हैं। सपोज अगर हम इसको मानते हैं इक्वेशन 1, इसको हम मानते हैं इक्वेशन 2, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 3, और इसको हम मानते हैं इक्वेशन 4। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारी चारों इक्वेशन है, ये हमारी शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग सभी ट्रांसमिशन लाइन के लिए एप्लीकेबल है। ये जो चारों इक्वेशन मैंने आपके लिए लिखाई हैं यहाँ पर, उसमें जो हमारी रिसीविंग एंड एक्टिव पावर है और रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर है, और ये हमारी सेंडिंग एंड की एक्टिव पावर है, और ये हमारी रिएक्टिव एंड की सेंडिंग एंड की रिएक्टिव पावर है। ये चारों जो इक्वेशन है, ये हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन सभी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ दो फॉर्मूले याद रखने हैं। उसी के बाद अगर आपको रिएक्टिव पावर निकालनी है सर रिसीविंग एंड की, तो भी आपको कॉस की जगह साइन कर देना है। अगर आपको रिएक्टिव पावर निकालनी है सेंडिंग एंड की, तब भी आपको कॉस की जगह साइन कर देना है। बाकी आपका फॉर्मूला पूरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे हमको मैक्सिमम पावर कहाँ मिलेगी और किस केस में मिलेगी। ठीक है, यहां तक अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा यहाँ पे बीटा माइनस डेल्टा, तो जब हमारा बीटा किसके इक्वल होगा, डेल्टा के। मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूं, इफ बीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा अगर है, तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, पी आर इज इक्वल्स टू वी एस वी आर बाई बी। और ये हमारा क्या हो जाएगा, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ पे है, तो मान के चलिए अगर ये भी 2 है और ये भी 2 है, जब इन दोनों को हम लोग क्या ले रहे हैं इक्वल, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां हमारा कुछ नहीं बचेगा। फिर माइनस ए वी आर स्क्वायर बाई बी कॉस बीटा माइनस एल्फा। ये जो हमारी कंडीशन आई, ये हमारी रिसीविंग एंड एक्टिव पावर की कौन सी कंडीशन है, ये है हमारी मैक्सिमम पावर। ये हमारी मैक्सिमम एक्टिव पावर है कब, जब हम लोगों ने माना बीटा इज इक्वल्स टू किसके है, डेल्टा के। तो जो हमारी एक्टिव पावर का फॉर्मूला आया रिसीविंग एंड पे, वो हमारे पास क्या आया, वी एस बी आर बाई बी माइनस ए वी आर स्क्वायर बाई बी कॉस बीटा माइनस एल्फा। ठीक है, अब अगर हम लोगों को देखना हो यहां से अपनी रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर का जो फॉर्मूला हमारे पास यहां से देखने को मिलेगा हमको, मैं इसको मिटा के यहीं पे लिख देता हूं। इसको भी हम लोग किस कंडीशन पे देखेंगे, जब बीटा हमारा क्या होगा, इक्वल होगा किसके, ये हमारी हो गई रिएक्टिव पावर किस एंड पे, रिसीविंग एंड पे। तो यहां से हम लोगों ने देखा वी एस वी आर बाई बी, ये हमारा फिर से 0 हो जाएगा। और यहां पे हम लोगों ने क्या लिखा, साइन बीटा माइनस एल्फा। यहां हमारा क्या आ जाएगा, यहां हमारा आ जाएगा नेगेटिव साइन। ये हमारा क्या हो गया, ये फॉर्मूला हमारा हो गया मैक्सिमम रिएक्टिव पावर। हमारा जो मैक्सिमम रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, तो वहां पे ये जो साइन आया नेगेटिव साइन, ये किसको डिनोट करेगा, ये हमारा डिनोट करेगा लीडिंग पावर फैक्टर को। हमारी जो रिएक्टिव पावर है अगर वो नेगेटिव है, तो जो हमारी पावर फैक्टर होगा वो कैसा होगा, वो हमारा लीडिंग होगा। ये मैं आप लोगों को वोल्टेज रेगुलेशन में पढ़ाऊंगा, जो हमको इसी के बाद पढ़ना है। ठीक है, मैंने आपको ट्रांसमिशन के 2 ऑब्जेक्टिव लिखाए थे। पहला ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को लिखाया था कि जब हम अपनी पावर ट्रांसफर करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, तो हमारी लाइन के अंदर मिनिमम लाइन लॉसेस होने चाहिए
और उसकी एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। दूसरा मैंने आप लोगों को लिखाया था कि वोल्टेज रेगुलेशन या तो 0 होना चाहिए जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, या फिर मिनिमम हमारा होना चाहिए। तो इन दोनों ऑब्जेक्टिव को अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं की एनालिसिस हम लोग करेंगे कि हम अपनी जो हमारी पावर ट्रांसफर हम लोग करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, उसमें हम लोगों को क्या क्या कंडीशन रखते हुए अपने लॉसेस को मिनिमम रखना है, एफिशिएंसी को मैक्सिमम रखना है, वोल्टेज रेगुलेशन को मिनिमम या 0 हम लोग कैसे बना पाएंगे, वो अब हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां तक आप लोगों को कोई डाउट है या कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, और आपका 1-2 दिन में इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है, आपका पावर सिस्टम और ईएमआई दोनों पैरेलल चलेंगे, साथ साथ आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और अपने क्वेश्चंस लगाते रहिए। ठीक है, मैंने आपको 2 ऑब्जेक्टिव लिखाए थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। पहला मैंने आप लोगों को दिखाया था पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी must be higher with minimum line losses and maximum efficiency। पहला ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जब हम अपनी पावर को ट्रांसफर करते हैं ट्रांसमिशन लाइन से, तो हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें लॉस क्या होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए, और जो हमारी एफिशिएंसी है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। दूसरा जो मैंने आप लोगों को लिखाया था ऑब्जेक्टिव, वो क्या लिखाया था, वोल्टेज रेगुलेशन इज टू बी मिनिमम और 0। या तो हमारी वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम हो या फिर 0 हो। तो 0 वोल्टेज रेगुलेशन हमारी प्रैक्टिकली क्या है, इम्पॉसिबल है। तो हम उस क्या कोशिश करते हैं कि जो हमारी वोल्टेज रेगुलेशन है वो कैसी हो, मिनिमम हो। ठीक है, अब हम लोग क्या एनालिसिस करेंगे, जो मैंने आपको पावर का फॉर्मूला यहां से दिखाया है, ये हमारा क्या हो गया, जनरेटर, ये हमारी बस बार, और इसके बाद हम लोगों ने क्या लगाया हुआ है, लोड लगाया हुआ है। ये है हमारा JXL, और ये है हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये है हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज डेल्टा, और हमारे रिसीविंग एंड का जो एंगल है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ से जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, अगर हम मानते हैं कि PS और PR हमारा क्या है, इक्वल, अगर हम लोग मानते हैं हमारी जो सेंडिंग एंड पावर है अगर वो इक्वल है किसके, रिसीविंग एंड के। ऐसा हम लोगों ने क्यों माना है, हमने एज्यूम किया है कि जो हम पावर ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें कोई भी लॉस नहीं है। अगर कोई भी लॉस यहाँ से जो हमने, जैसे मान के चलिए यहाँ से 5 वॉट पावर मैंने ट्रांसफर की और हमारे पास यहाँ रिसीविंग एंड पे 5 वॉट पावर पहुंची, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सिस्टम के बीच में कोई भी लॉस उसमें नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारी PS इज इक्वल्स टू क्या हो गया, PR। तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला आया वो क्या आया, VS VR बाई XL इंटू साइन डेल्टा। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारी पावर है वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगी, पहला वो डिपेंड करेगी XL पे। अगर हमारा XL क्या होगा, कम होगा, तब हमारी पावर क्या होगी, बढ़ेगी। अगर हमारे सेंडिंग एंड या रिसीविंग एंड का वोल्टेज क्या होगा, ये ज्यादा होगा, तो भी हमारी पावर क्या होगी, बढ़ेगी। अगर हमारा डेल्टा एंगल बढ़ता है तो भी हमारी पावर क्या होगी, बढ़ेगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं VS इज इक्वल्स टू VR अगर है, तो हम यहां से देखेंगे P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VS स्क्वायर बाई XL इंटू साइन डेल्टा। आप इसको यहां से समझिए कि अगर हमारी रिएक्टेंस की वैल्यू घटेगी तो रिएक्टेंस की वैल्यू घटने से क्या होगा, हमारी जो पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी।
और अगर हमारे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती है तब भी हमारी पावर क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर हमारे डेल्टा की वैल्यू बढ़ती है, डेल्टा हमारा क्या है, लोड एंगल है, तो अगर हमारे लोड एंगल की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी पावर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों की कोशिश क्या रहती है, जो हम ट्रांसमिशन करते हैं वो मैक्सिमम वोल्टेज पे हम लोग करना चाहते हैं, हाइयर वोल्टेज पे हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं। ऐसा क्यों होता है, अब आप यहां से समझिए। अगर हमारा ट्रांसमिशन वोल्टेज ज्यादा होगा तो हमारी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, तो सिस्टम में लॉसेस क्या होंगे, कम होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि हाइयर ट्रांसमिशन वोल्टेज अगर हम ट्रांसमिट करते हैं तो उससे हम लोगों को क्या फायदा होता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई बात समझ में ना आई हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं हाई वोल्टेज पे, उसका हमारे सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या फायदा हमको होता है, वो हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, एडवांटेज ऑफ हायर ट्रांसमिशन वोल्टेज, एडवांटेज ऑफ हायर ट्रांसमिशन वोल्टेज। अगर हम ट्रांसमिशन करते हैं किस पे, हाई वोल्टेज पे, तो हमको क्या क्या फायदे होंगे, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज इंप्रूव्ड। पहला जो हम लोगों को फायदा होगा वो क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन की जो कैपेसिटी है पावर को ट्रांसफर करने की, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, वो मैंने आप लोगों को अभी दिखा दिया कि जो हमारी पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वीएस स्क्वायर के। तो अगर हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारी पावर बढ़ेगी। तो हमारी यहाँ से पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कब, जब हमारा वोल्टेज हाइयर ट्रांसमिशन पे हम लोग अपने वोल्टेज को ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरा क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस आर रिड्यूस, ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस आर रिड्यूस्ड। अब ये लॉसेस कैसे रिड्यूस होंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक तीसरा एडवांटेज भी लिख लीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज रिड्यूस्ड। हम लोगों ने क्या देखा, पहला जो हमारा फायदा है हाइयर वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करने का, वो क्या है कि जो हमारी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है वो बढ़ गई। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉसेस हैं वो क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, यानी कि कम हो गए। तीसरा हम लोगों ने क्या देखा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, जितना तार हमारा लगना चाहिए, अगर हम हाइयर ट्रांसमिशन वोल्टेज पे हम इसको करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं पावर का, तो वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो पावर का मैंने आपको बता दिया, पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे किसके, वोल्टेज के। अब जो हमारा पावर का फॉर्मूला होता है PL इज इक्वल्स टू, वो क्या होता है, P स्क्वायर R V स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, तो अगर यहां से हम लोग देखेंगे, ये हमारा वोल्टेज अगर बढ़ता है तो ये हमारी पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये जो PL है ये हमारा क्या है, ये है हमारे लाइन लॉसेस, ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस, ये है हमारे PL। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारी जो पावर है वो क्या होगी, लॉसेस होंगे, वो क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। यही मैंने आप लोगों को लिखाया है कि अगर ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस आर रिड्यूस, कब, जब हम हायर लेवल पे क्या करेंगे, ट्रांसमिशन करेंगे वोल्टेज का। और दूसरा ये क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर फाई है। ठीक है, और हमारा वॉल्यूम ऑफ कॉपर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, A इज इक्वल्स टू रो L इंटू पी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू PL। तो यहां से हम लोग क्या देखेंगे
अगर ये हमारा वोल्टेज बढ़ता है तो ये एरिया हमारा क्या होगा, घट जाएगा। तीसरा जो एडवांटेज मैंने आप लोगों को लिखाया वो मैंने क्या लिखाया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज रिड्यूस्ड। अगर हम हायर ट्रांसमिशन वोल्टेज पे अपने क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हमारी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारी एरिया की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। एरिया और वॉल्यूम मैंने आपको लिखा दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तीन फायदे हम लोगों ने यहाँ से देखे, किसके, हाइयर ट्रांसमिशन वोल्टेज के। हाइयर वोल्टेज पे अगर हम ट्रांसमिट करते हैं पावर को तो आपसे पूछ सकता है क्या क्या फायदे हमारे होंगे। मिनिमम लाइन लॉसेस हमारे होगा, उसके बाद पावर ट्रांसफर की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तीसरा हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। अब जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो क्या था, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन इज टू बी मिनिमम और जीरो। हमारी जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो कैसी होनी चाहिए, या तो मिनिमम या फिर जीरो। अब हम लोग देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो यहां से हम लोग देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन। अब ये वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला है, अगर इसको हम लोग परसेंटेज के टर्म्स में लिखते हैं, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, तो ये हमारा फॉर्मूला है रिसीविंग एंड वोल्टेज एट नो लोड माइनस सेंडिंग एंड वोल्टेज एट फुल लोड। सॉरी, रिसीविंग एंड वोल्टेज है ये, रिसीविंग एंड वोल्टेज एट फुल लोड अपॉन रिसीविंग एंड वोल्टेज एट फुल लोड इनटू 100। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है वोल्टेज रेगुलेशन का। वोल्टेज रेगुलेशन हमारी होती क्या है, हमारे सेंडिंग एंड से लेकर रिसीविंग एंड के बीच में जो वोल्टेज वेरिएशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। और हमारे इंडिया के अंदर जो वोल्टेज रेगुलेशन हम लोगों ने ली हुई है, उसका जो एरर का परसेंटेज हम लोगों ने लिया हुआ है वो हमने क्या लिया हुआ है, +-5%। +-5% वेरिएशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के केस में। ठीक है, अगर हमारी वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉजिटिव फॉर वोल्टेज रेगुलेशन इज नेगेटिव। जो हमारी वोल्टेज रेगुलेशन है वो पॉजिटिव किस केस में होती है, वो पॉजिटिव होती है हमेशा लैगिंग के केस में। और जब हमारी वोल्टेज रेगुलेशन होती है वो किस केस में होती है, वो हमेशा होती है हमारी लीडिंग के केस में। इसका जो हमारा ग्राफ बनता है ये है हमारी वोल्टेज रेगुलेशन, ये है हमारा cos फाई पावर फैक्टर। इसका जो हम लोगों का ग्राफ बनता है वो बनता है कुछ इस तरीके से। तो ये जो रीजन है हमारा, ये हमारा कौन सा रीजन हो जाएगा, ये पॉजिटिव रीजन है। तो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन हमारी किस केस में होती है, लैगिंग के केस में। और ये जो हमारा रीजन है ये कैसा है, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव हमारा किस केस में होता है, लीडिंग के केस में। लेकिन ये जो है हमारा, ये कौन सा केस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जीरो पावर फैक्टर का केस। ये हमारी हो गई जीरो पावर फैक्टर। हम लोगों ने क्या देखा अब यहां से कि जो हमारा पावर फैक्टर है वो पॉजिटिव होता है किसके केस में, लैगिंग के केस में। लैगिंग के केस में हम लोगों ने देखा यहां से लेकर यहां तक सिर्फ क्या है, पॉजिटिव है। तो हम लोग हमेशा क्या याद रखेंगे, लैगिंग है तो हमारा क्या होगा, पावर फैक्टर पॉजिटिव होगा। या फिर पावर फैक्टर अगर हमारा पॉजिटिव है तो क्या होगा, लैगिंग होगा। वहीं हम लोगों ने क्या देखा कि लीडिंग के केस में हमारा जीरो भी है और ये नेगेटिव भी है और ये पॉजिटिव भी है। नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो ऑल आर पॉसिबल एट विच पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। हम लोगों ने देखा लीडिंग पावर फैक्टर के केस में नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो ऑल आर पॉसिबल।
लीडिंग पावर फैक्टर के केस में क्या हम लोगों देख रहे हैं कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन लैगिंग के केस में क्या होगा, वो सिर्फ पॉजिटिव होगा। ठीक है, द प्रैक्टिकल वोल्टेज रेगुलेशन इज ±5%। ये आप लोगों को याद रखना है, द प्रैक्टिकल वोल्टेज रेगुलेशन इज ±5%। हमारे इंडिया के अंदर जो वोल्टेज रेगुलेशन का वेरिएशन है वो हम लोग कितना कंसीडर करते हैं, वो हम लोग कंसीडर करते हैं ±5%। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, पावर फ्लो इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, उसके बाद हम लोगों ने देखा वोल्टेज रेगुलेशन, और इसी के बीच में हम लोगों ने पढ़े ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। हमारी अगर वोल्टेज हाई रखे हैं, अगर हम हाइयर वोल्टेज लेवल पे ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो हमको क्या क्या फायदे हो रहे थे, हमारी जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है वो बढ़ जा रही थी, हमारी जो लाइन लॉसेस हैं वो कम हो जा रहे थे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हमारा क्या हो जा रहा था, कम हो जा रहे थे। आपको ये चीज याद रखनी है, जब मैं आप लोगों से क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हमारी ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन हम लोग करते हैं तो हमको क्या क्या फायदे होते हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला लिखा हुआ है इम्प्रूव पावर स्टेबिलिटी या फिर पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी। दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है रिड्यूस लाइन लॉसेज। तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है रिड्यूस एरिया और वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, या फिर फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर जो इसमें होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों को आगे करके जब करवाऊंगा तब आप लोग देखिएगा। अभी आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए, और जहां तक मैं आप लोगों को पढ़ाता जा रहा हूं उस तरह टॉपिक से आप लोग अपने क्वेश्चन देखते रहिए। जहां से आपको क्वेश्चन मिल जा रहा है क्वेश्चन लगाते रहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए। बाकी जो भी वैकेंसी आ रही है वो मैं आपकी शॉर्ट्स के उसमें बना के अपनी आईडी पर डाल रहा हूं, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। जो भी वैकेंसी मुझे मिलती है वो मैं तुरंत आपके लिए शेयर कर देता हूं, आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। जो भी आप एलिजिबल हैं, बीटेक वाले बच्चे भी, पॉलिटेक्निक वाले बच्चे भी, जिनके लिए भी वैकेंसी होती है, जिनका क्राइटेरिया उसमें बैठता है, वो लोग जाके वो फॉर्म भर सकते हैं। तो खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कल मिलते हैं। हर हर महादेव।